स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। अब वक्त है कुरुक्षेत्र का। आज दो बड़ी बातें हुई हैं। एक तो अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर में अपने विशाल जनसंपर्क के जन समर्थन अभियान की शुरुआत कर दी है। इन दोनों बातों का जिक्र आज एक साथ क्यों? क्योंकि 2024 में चुनाव है और राजस्थान में इस साल के आखिर में। इससे पहले आपने देश में विपक्षी एकजुटता का एपिसोड देखा। आज राहुल उस देश में हैं जहां कभी मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर प्रधानमंत्री मोदी का जलवा पूरी दुनिया ने देखा था 2014 में। राहुल सैन फ्रांसिस्को में आज जब बोल रहे थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने टॉपिक के रूप में चुना। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी तो वो शख्स हैं जो भगवान को भी ब्रह्मांड चलाने के बारे में बता सकते हैं, नसीहत दे सकते हैं, ये सब जानते हैं। उन्होंने एक बार फिर विदेश की धरती पर जाकर भारत में मुसलमानों के हालात पर, दलितों के हालात पर और माइनॉरिटीज के हालात पर बात की, और यह भी कह गए कि आज देश के मुसलमानों की हालत वैसी ही है जैसी 80 के दशक में दलितों की होती थी। अब ऐसा बोलकर राहुल गांधी क्या जाहिर करना चाहते थे? क्या नरेंद्र मोदी का विरोध और 2024 में सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी देश से लेकर विदेश तक हवा बना रहे हैं? और बड़ा सवाल यह है कि क्या अब यह तय लग रहा है कि 2024 में मुकाबला मोदी बनाम राहुल ही है? इन तमाम सवालों पर आज हम कुरुक्षेत्र में बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के आज की उस स्पीच की कुछ बड़ी बातें आपको सुननी चाहिए। People in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection. राहुल गांधी के ये बयान आज सुबह जो उन्होंने भाषण दिया उसके थे, आपने सुने। मेहमानों के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम जी स्वागत है आपका। अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। अभय जी बहुत स्वागत आपका भी। तस्लीम रहमानी जी हमारे साथ हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रहमानी साहब आपका बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जानमान्य पत्रकार हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो अभी आपने जो बयान सुना राहुल गांधी का, मैं प्रेम जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। वैसे तो आज हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो कहाँ खड़े हम सब जानते हैं, और अपना तीसरे टर्म के लिए आज से उनका प्रचार भी शुरू हो चुका है। और जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी, अब जितने भी विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं उनमें कौन है नंबर 1, या जिसे कहते हैं पोल पोजीशन पर कौन खड़ा होगा? तो क्या राहुल गांधी ने अब वो सवाल का जवाब भी दे दिया है? अब वो बहस बाकी नहीं रह गई कि हाँ राहुल गांधी ही तमाम विरोधियों में वो शख्स हैं जो सीधे चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और लोगों के जहन में कम से कम ये 2024 का मुकाबला सीधे सीधे नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होने जा रहा है। उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहता हूं आपसे और अभय जी से कि आप दोनों को राहुल गांधी की और नरेंद्र मोदी दोनों की आज की स्पीच कैसी लगी? प्रेम शुक्ला जी पहले राहुल गांधी के भाषण पर। देखिए, राहुल गांधी कैसे खुद के बुने हुए जाल में फंसते हैं या तो सबके सामने उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में कहा कि 1980 के दशक में जो उत्तर प्रदेश के दलितों की दुर्दशा थी वो देश के मुसलमानों की है। यानी इतना निश्चित है कि 1980 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्र
वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, यही 4 मुख्यमंत्री थे और चारों कांग्रेस से थे। इन चारों कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में दलितों की उत्तर प्रदेश में भयंकर दुर्दशा थी। तो पहले इस दुर्दशा के लिए राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी को दलितों से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि 1989 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया और उसके बाद कभी 1 सैकड़ा सीटों पर भी कांग्रेस जीत नहीं सकी। कालांतर में 50 सीट भी नहीं जीत पाई और इस वन के सिर्फ 2 विधायक जो हैं और स्वयं राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर वायनाड तक भागना पड़ा। ठीक, तो ये दुर्दशा उनकी। चलिए, पॉइंट नंबर 1 दलित, और कुछ जो आपको उनके भाषण में स्ट्राइक किया हो? तो भाई 1900 इनके कार्यकाल में जी, इसके अलावा एक पॉइंट मैंने नोट जी, कर लिया, सवाल इसके जी, अलावा और कुछ क्या नहीं। आपको उनके भाषण में रिमार्केबल क्या लगा? नहीं, उनके भाषण का ही मुसलमानों के बारे में जो कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत इस समय जो है, मुसलमान और सिख 2 को उन्होंने कहा कि ये असुरक्षित है जी। तो मुसलमानों, मलियाना दंगा, मेरठ दंगा, कानपुर दंगा, भागलपुर दंगा, ये सारे दंगे तो कांग्रेस की ही देन थे और एक में भी किसी भी एक्यूज को अब जो है सजा नहीं मिली। और 1984 के सिख दंगों में 10,000 लोगों का क्रूर नरसंहार हुआ। अभय जी उस नरसंहार पे जिस तरह हंस रहे हैं, ये इस बात को साबित करता है कि क्रूर नरसंहार पर इनको हंसी आती है। क्योंकि राजीव गांधी कहते थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 10,000 सिखों का नरसंहार, एक पुलिस ने गोली नहीं चलाई। नरसंहार का नेतृत्व जिसने किया HKL भगत, उसको मंत्री बना दिया। जगदीश टाइटर उनको मंत्री बना दिया। सज्जन कुमार को सांसद बना दिया। कमलनाथ, जिन पर इंडिया एब्रॉड न्यूज सर्विसेज के संजय सूरी ने, वरिष्ठ पत्रकार ने आरोप लगाया कि किस तरह से हिंसक उन्मादी श्रृगालों की भीड़ का वो नेतृत्व कर रहे थे, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है। तो किस तरह से सिखों की असुरक्षा। ये तो देखिए, उनसे सीधा सवाल हुआ था प्रेम शुक्ला जी कि भाई देश के अंदर एक वहां पर कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके कोई व्यक्ति उनसे सवाल कर रहे थे। उन्होंने साफ पूछा कि भाई भारत में मुसलमानों की यह हालत है, आप इसके बारे में क्या करेंगे प्रेम शुक्ला जी? तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब बड़ा सिंपल है, जो हमने भारत जोड़ो यात्रा में किया और जो हमने कर्नाटक में किया, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो राहुल गांधी ने जवाब दे दिया उस बात का। देखिए, इनकी स्थिति की नफरत भी इनको बाजार में मिलती है और इनको मोहब्बत भी बाजार में। इतने बाजारू है राहुल गांधी, इतनी भ्रष्टाचारी है कांग्रेस कि मोहब्बत भी उसको दुकान में ढूंढना पड़ता है। इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी का कमिटमेंट क्या है, कांग्रेस का कमिटमेंट क्या है। नरसंहार करना इनकी जो है फितरत है और मोहब्बत ढूंढने के लिए दुकान जाते हैं ये। ठीक है, चलिए, दुकान में मोहब्बत मिलती है। अभय जी के पास मैं जा रहा हूं, आपकी बातों का जवाब भी वहां से लेना है। और प्रधानमंत्री ने जो आज अपने भाषण में कहा श्रीमान राहुल गांधी को कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनके मन में जो नफरत का भाव है वो कुछ घट जाए। अच्छा, ठीक है प्रेम जी। अभय जी, आप उत्तर दीजिएगा इन आरोपों का भी। पहले तो कि दलितों से, अकलियतों से, खासकर मुसलमानों से कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, जो दंगों में मारे गए, जो दलितों के साथ अत्याचार हुए, जिनका जिक्र राहुल जी ने आज खुद किया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने आज ये कहा, जो आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम गारंटी देते हैं तो लोग यकीन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ये गारंटियां आज से नहीं 50 साल से दे रहे हैं। गरीबी हटाने की गारंटी 50 साल पहले दी थी। क्या विश्वासघात, मतलब कांग्रेस की गारंटी मतलब विश्वासघात। सौरभ जी, ये बाजारू भी हैं, ये बिकाऊ भी हैं, ये भड़काऊ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये विशेषताएं। अभी सुना नहीं क्या आपने प्रवक्ता को? कितनी प्रशंसा की राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी? नहीं की क्या? बताइए कि वो तो भगवान को भी समझाने की दक्षता रखते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी को इतिहास, भूगोल, विज्ञान, समाजशास्त्र सब बदलना आता है सौरभ जी। कितनी बड़ी प्रशंसा आज उन्होंने की। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं बिहार की रैली में, वो कहते हैं कि साहब वो सिकंदर जो है उसको सबक बिहारियों ने सिखाया। तब इतिहास नहीं बदला। सिकंदर कभी गंगा के पार आया ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में इतिहास बदल कर दिखा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का बता दिया। अरे सदियां बदल दी प्रधानमंत्री जी ने। मौर्य वंश का शासक था वो, तब प्रधानमंत्री जी ने इतिहास बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहां एडिसन, थॉमसन, आइंस्टाइन, अरे सबको मात देते हैं, बॉस हैं अपने। वो हिग्स बोसोन थ्योरी पर जो काम हो रहा है ना, हाइड्रल कोलाइडल हाइड्रन में, वो उसको भी फेल कर देंगे। बॉस थ्योरी नहीं चलाएंगे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी नाले से गैस बना लें, वैज्ञानिकों को मात करते हैं। प्रधानमंत्री जी बादल के पीछे विमान छिपाकर रडार को फेल कर दें, वैज्ञानिकों को मात देते हैं प्रधानमंत्री जी।
प्रधानमंत्री जी में असीम क्षमताएं। हमारे बॉस ऑस्ट्रेलिया में जो नई उपमा मिली प्रधानमंत्री जी को, है कोई में साहस? अरे कैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट से, ट्रंप साहब से गले मिले प्रधानमंत्री जी। ये जी। बात अलग है कि कैसे ही गले मिले प्रधानमंत्री जी। उन्होंने जीएसपी से हमको बाहर कर दिया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था 2000 आइटम। हम एक्सपोर्ट जो अमेरिका को करते थे उसको ड्यूटी फ्री था। जैसे ही प्रधानमंत्री जी गले मिले बॉस हमारे, वो सारे के सारे आइटम पर ड्यूटी लगा दी अमेरिका ने। अब प्रधानमंत्री जी पेरिस कन्वेंशन जहां गए अमेरिका में, उसके पहले पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गए बॉस का देश को उन्होंने कहा कि हम बाहर करते हैं आपको, इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच। देखा नहीं पुतिन साहब के साथ कैसे संबंध है बॉस के हमारे? बॉस के संबंध की महिमा समूचे विश्व में है। क्रूड ऑयल आ रहा है, ठीक है। बहुत सस्ते, सुनिए सौरभ जी, बहुत सस्ते में क्रूड ऑयल रशिया से मिल रहा है। आप जानते हैं युद्ध रुकवाने की क्षमता है यूक्रेन और रूस के। जो क्रूड ऑयल आ रहा है, ये बात अलग है कि वो धन्ना सेठ दोस्तों की रिफाइनरी में रिफाइन होकर यूरोपीय यूनियन को बेचा। चलिए ठीक है अभय जी, बहुत सारी आपने संज्ञाएं दी, उपमाएं दी, आपका तंज किसी से छुपा भी नहीं रहा। लेकिन आज ये भी लोग पूछ रहे हैं कि आपने जैसे कहा कि मोदी जी तो बॉस हैं, मोदी जी सब जानते हैं, राहुल जी ने कहा ये तो भगवान को भी समझा दें, इतनी क्षमता रखते हैं। तो हम तो ये सुनते आए थे कि भाई इनके भी बॉस जो है वो राहुल गांधी है, क्योंकि कब कोरोना आएगा राहुल गांधी को मालूम है, कब दुनिया में रिसेशन आने वाला है ये राहुल गांधी को मालूम है, चीन कितना अंदर घुस गया ये राहुल गांधी को सबसे पहले पता चलता है। तो सबसे सुपर बॉस तो राहुल गांधी हुए। बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर। अरे जिनपिंग के साथ झूला झूले हैं हमारे बॉस, क्या बात करते हैं आप? 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर बैठा है बॉस के दोस्त की सेना, और बॉस क्लीन चिट देते हैं उसको कि ना कोई आया है ना घुसा है। 6 अगस्त को डिफेंस मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट डालती है कि यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज कर दिया। नहीं अब ठीक है, वो तो आपने तो मोदी जी को बॉस बताकर जो कहा वो सुन लिया। अब राहुल जी के बारे में बताइए ना। राहुल जी ने कहा कि भाई मोदी जी तो सब जानते हैं, लेकिन सब कुछ बताते तो राहुल गांधी आए। सौरभ जी, राहुल जी ने कहा था कि आप नोटबंदी से तबाही आएगी हिंदुस्तान में। क्या हुआ? आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो की 13 नंबर की रिपोर्ट पढ़ी है, उसने कहा कि इस नोटबंदी से एमएसएमई को बहुत गहरा आघात पहुंचा। 60 लाख एमएसएमई तो परमानेंट बंद हो गए, जो बैकबोन है हिंदुस्तान की, रीढ़ की हड्डी है, वो समाप्त कर दी। राहुल गांधी जी ने कहा था नमस्ते ट्रंप मत करिए प्रधानमंत्री जी, कोरोना की विभीषिका है। दूसरी लहर के समय भी कहा था, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कि हमने तो विजय हासिल कर ली उस पर, तब राहुल गांधी जी ने कहा था। और ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की और लाखों लोग, 40 लाख लोगों ने इस कोरोना। चलिए अच्छा ठीक है, ये अच्छी बहस हो गई कौन सर्वज्ञाता है और कौन सर्वज्ञाता से भी ज्यादा ज्ञाता है। अब जरा बाकी दोनों मेहमानों को ले आए चर्चा में। हर्षवर्धन जी जुड़ गए। हर्ष जी स्वागत है आपका भी। देखिए आज सवाल जिस पर हम बात करना चाह रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपना भाषण वहां पर दिया नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के बाद, उनका पहला भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने नई उद्घाटन किया पार्लियामेंट का, फिर वहां जाकर लेटना उनका, और ये सब कुछ जो है ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। और ऐसे ही 9 साल सरकार पूरे होने के बाद आज प्रधानमंत्री का भी पहला भाषण हो रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो उपलब्धियां उनकी सरकार ने कर ली हैं, अगर ये कांग्रेस की सरकार रही होती तो अभी और कितने दशक इंतजार करना पड़ता। अब ये लड़ाई सीधी सीधी मोदी बनाम राहुल होती हुई दिख रही है क्या? मैं जनमानस की बात कर रहा हूं, उनके मन में। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना ही करेंगे, उनकी सरकार की भी आलोचना करेंगे, करना ही चाहिए, चाहे यहां हो या बाहर। लेकिन भारत को नफरत का बाजार बताना ये उचित नहीं है। देश की जनता को ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो हर दूसरे चौथे, चाहे यहां बोले या बाहर बोले, वो कहते हैं कि जैसे नफरत ही नफरत है, भारत में सिर्फ नफरत का बाजार चल रहा है, उसमें अकेली उनकी एक मोहब्बत की दुकान है। और विशेष करके वो कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान मोदी राज में इस तरह से हैं कि मुसलमानों की कोई भी चीज नहीं चलती, जिसको उन्होंने कहा कि मोस्ट डायरेक्टली अटैक, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। जी हाँ। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा होता तो सौरभ जी आज इस बहस में तस्लीम रहमानी जी हैं, लेकिन नुपुर शर्मा बहस में नहीं। ये अगर मोदी राज में मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान नहीं होता, अगर मुसलमानों के ऊपर अटैक ही किया जा रहा होता, तो तस्लीम अहमद रहमानी भी कहीं बहस में नहीं होती। और जब वो कहते हैं कि दलितों पर आक्रमण हो रहा है, 80 के दशक में जैसा हुआ था वैसा मुसलमानों का, तो 80 के दशक में आधा दादी जी और आधा पिताजी, ये राज किया था राजीव गांधी जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने।
ये सच है कि दलितों की हालत उस वक्त वही थी, लेकिन सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की भी हालत वही बताई थी। और मुसलमानों और दलितों की हालत पिछले 9 सालों में बेहतर हुई है, ये चाहे सरकारी योजनाओं के जरिए हो या आसपास के समाज के जरिए। और मैं तो फिर से वही कह रहा हूं कि जिस नजरिए से वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, उनकी आस्था पर हमला हो रहा है, तस्लीम अहमद रहमानी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। नहीं, देखिए, एक वक्त बीच में आया था जब ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो हैं वो खुलकर ये कहते थे अपनी सभाओं के अंदर कि आज तो वो वक्त आ गया कि कोई जो वो सेकुलर पार्टियां जो तुमसे वोट ले लेकर सत्ता पर बैठती रही, आज तुम्हारा नाम लेने से भी डरती हैं कि हमारा हिंदू वोट जो है वो छिटक जाएगा, हिंदू हमारा वोट कम हो जाएगा। तो आज राहुल गांधी कम से कम खुलकर मुस्लिम वोट के बारे में बात तो करने लगे, वोट की नहीं तो कम से कम मुसलमानों की बात तो करने लगे। रहमानी साहब से मेरा सीधा सवाल, 2000 कर्नाटक के चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि देश के अंदर ये माहौल बना है कि देश की माइनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिम्स, देश के दलित, ये सोचें कि भाई राहुल गांधी वो नेता है, अगर नरेंद्र मोदी को परास्त करना है तो ये कर सकता है, और फिर वो ये नहीं देखेगा कि ये बंगाल में मैं वोट कर रहा हूं, या मैं उत्तर प्रदेश में वोट कर रहा हूं, या मैं कर्नाटक में वोट कर रहा हूं। मुझे 3 लोगों के जवाबात देने जी हाँ, हैं। जी हाँ, आपका भी देना है, हर्षवर्धन जी का भी देना है और संजय शुक्ला जी का भी देना है। तो पहले मैं संजय शुक्ला जी बोले थे, मैं वहाँ से शुरू करता प्रेम हूँ। शुक्ला जी, उन्होंने प्रेम बहुत शुक्ला। सारे मुस्लिम कुश फिसादात का, प्रेम शुक्ला जी ने मुस्लिम कुश फिसादात का जिक्र किया, और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मुस्लिम कुश पोग्रोम्स का, जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मगर कितने सेलेक्टिव हैं कि आपने गुजरात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, जिस पर पूरी की पूरी एक फिल्म आ गई, और ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने ठीक उस वक्त देख ली जबकि आप प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में बाहर ऑडिटोरियम में मौजूद थे। और मुझे वो शेर याद आ गया अली सरदार जाफरी का, आपकी प्रेम शुक्ला जी की बात सुन के, क्या वतन खाके वतन वो भी तुझे दे देंगे। हमारा तो यही प्रवृत्ति हमेशा रही है, रहेगी। कह वतन खाके वतन वो भी तुझे दे देंगे, बच गया है जो लहू अब के फिसादात के बाद। 70,000 फिसादात देखे हमने इस मुल्क में, इसके बाद जिंदा हैं हम। ये हमारी क्षमता है कि हम जिंदा हैं। दूसरे जो हर्षवर्धन जी फरमा रहे हैं, आपका ताल्लुक तो बीजेपी से है ना, तो आप बताइए, आप नूपुर के सवाल का जवाब आपको देना चाहिए कि नूपुर ने ऐसा क्या किया था कि आपने उनको पार्टी से निकाल दिया। इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। इस सवाल का जवाब देना चाहिए उन फॉरेन मिनिस्टर साहब को जो आपकी पार्टी से है, देश के फॉरेन मिनिस्टर है, जो सारी दुनिया में खड़े होकर कह कर आए कि वो लेडी एक फ्रिंज एलिमेंट है। उसका जवाब आपको देना चाहिए। आप मुझसे उसकी तुलना क्यों करना चाहते? आप बार बार ये तुलना की जाती है और आप अपने गृहबान में झांक के नहीं देखते उस बात को। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, एक शब्द कोई बता नहीं सका आज तक कि क्या कंट्रोवर्शियल है। हम अगर बैठे हैं आज यहां आपके सामने तो इसलिए बैठे कि हमने कभी अपमान नहीं किया किसी का, एक लफ्ज नहीं किया। हमने आदर किया है हर आस्था का, हम माने या ना माने, लेकिन हमने उनका आदर किया और करते रहेंगे, प्रवृत्ति है। अब मैं आपके जवाब पे आता हूं कि हम लोग मुसलमानों का क्रिश्चियन पे क्या नहीं हो रहा बताइए। मणिपुर में क्या जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, क्या हो रहा है मणिपुर में? क्या वो अत्याचार नहीं है? 1 महीने से ज्यादा हो गया वहां पर ये सब चलते हुए। क्या सिखों पर अत्याचार नहीं है? ठीक है, अभी तो आप मुसलमानों की बात कीजिए ना रहमानी साहब। मैंने तो सीधा आपसे पूछा, ग्लोबल विलेज बन चुका है। मैंने सीधा आपसे पूछा कि पिछले 1 साल के अंदर, ग्लोबल विलेज में, पिछले 1 साल में क्या राहुल गांधी ने अपनी वो आइडेंटिटी, वो छवि क्रिएट कर ली है कि अब देश का मुसलमान ये देख रहा है कि हाँ, अगर चुनौती देनी है 2024 में तो वो राहुल गांधी ही देगा और हमें इनके पीछे खड़ा होना है? मेरा सीधा सवाल है। देखिए मुसलमानों का, मैं वही उसी सवाल पे आपके आ रहा था कि मुसलमानों ने तो एक लंबे अरसे कांग्रेस को वोट दिया है। उससे जब मायूसी शुरू हुई तब भी हम सेकुलर पार्टी के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर गए हैं। हम किसी राहुल गांधी, किसी अखिलेश यादव, किसी लालू प्रसाद यादव, किसी कम्युनिस्ट पार्टी, किसी ममता बनर्जी के नाम पर नहीं गए। मुल्क को ये गलतफहमी निकालनी चाहिए। हमने फाशिज्म, कम्युनलिज्म के खिलाफ जो फोर्सेस भी खड़ी हुई उन फोर्सेस को वोट किया है। वो वीपी सिंह से लेके आज तक क्या कर रहे हैं और उसकी कीमत अदा की है, कर रहे, आज भी कर रहे, कल भी करेंगे। लेकिन हमको कीमत देने से डर नहीं लगता। इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने का एक कमिटमेंट की अलग एक कम्युनिटी है, पूरे मुल्क की अकेली कम्युनिटी है जिसने सेकुलरिज्म पे कभी कंप्रोमाइज। अच्छा ठीक है, तो अब केरल में, माफ कीजिएगा, कर्नाटका में सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, कर्नाटका में सेकुलरिज्म को बचाने के लिए जेडीएस का साथ छोड़ दिया ना मुसलमानों ने?
वहां कांग्रेस पार्टी का ही साथ दिया ना, इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं। हाँ, इसलिए नहीं, देखिए 10% वोट गया है जेडीएस को भी। ऐसा नहीं है कि जेडीएस को मुसलमानों ने बिल्कुल वोट नहीं दिया। मैं एक वोट मैंने भी पढ़ा है घर में बैठे बैठे, पूरे कर्नाटक का जेडीएस को भी दिया। पहले ज्यादा देते थे, अब कम हो गया, इसलिए कि एक अल्टरनेटिव नेशनल लेवल की पॉलिटिकल फोर्स स्ट्रेंथ पा रही थी वहां, इसलिए कंसोलिडेट हुआ ठीक, सेकुलरिज्म clear। के नाम पर। और जहां जहां वो स्ट्रेंथ पाएगी वो कंसोलिडेशन होगा। मीरा ने बड़ा साफ जवाब दिया आपने कि ऑल्टरनेट पावर अगर राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी के तौर पर खड़ी होती दिखाई देती है तो मुसलमान उसके साथ क्यों नहीं जाएंगे, और क्या राहुल गांधी भी इसका प्रयास कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हमारे बाकी तीनों मेहमान इसका जवाब देना चाहते हैं। चर्चा बिल्कुल साफ है, 2024 का सीधी लड़ाई है नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज राहुल गांधी अमेरिका में बोले, प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले राजस्थान में बोले। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर प्रहार किए और हम आज सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब देश बाइपोलर राजनीति की ओर बढ़ रहा है। बाइपोलर इलेक्शन कम से कम 2024 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें खड़े दिखाई देते हैं केवल दो चेहरे, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। अब इससे पहले जो इतनी कोशिशें हो रही थी विपक्षी एकजुटता की, उसको भी जो हाल ही में झटके लगे हैं वो उसका उदाहरण। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ किसी सूरत में देना नहीं चाहती है जब वो ऑर्डिनेंस बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में आएगा दिल्ली का। और दूसरा भी आपने देखा होगा, तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी का एकमात्र विधायक जो था विधानसभा में, उसको तोड़ दिया। और उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने खुलकर कहा कि ये तो साथियों वाला बर्ताव नहीं होता, ये कोई एलाइज जैसा आचरण नहीं है जो ममता बनर्जी ने किया है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि आगे जाकर के अगर जो लोग आज उम्मीद लगा रहे थे कि कोई गठबंधन जैसा कुछ बन सकता है, तो उसको शुरुआत में ही कितने झटके मिल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आज मैं अभय जी आ रहा हूं, प्रेम जी की बात करूं उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी जी ने दो बड़ी स्पष्ट बातें कही, एक सवाल के जवाब में और एक उन्होंने खुद। एक मुस्लिम व्यक्ति ने वहां सवाल पूछा था, उन्होंने कहा आप मुझे मालूम है आपके ऊपर क्या बीत रही है और ये तमाम माइनॉरिटीज के ऊपर ऐसा बीत रहा है, एक। और दूसरा, उन्होंने फिर अपने आप कहा कि मैं जातिगत आरक्षण का पक्षधर हूं, हमारी सरकार ने जातिगत आरक्षण करवाया था, ये सरकार आंकड़े जारी नहीं करना चाहती, नया सेंसस नहीं कराना चाहती। मुसलमान के साथ वो खड़े हैं और जातिगत जनगणना चाहते हैं। ये अपने आप में पर्याप्त है उनके लिए? देखिए, जातिगत जनगणना 2011 में कराई गई। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि 2011 की जो जातिगत जनगणना कराई गई उसके आंकड़े छिपा क्यों लिए, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया। जातिगत जनगणना कराने के बाद उन आंकड़ों को छिपाने के पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र क्या है, क्या कारण है, इस पर राहुल गांधी चुप हो जाते हैं, कांग्रेस मौन साध लेती है। इसी से उनका जो है दो मुहांपन सबके सामने सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात, और जातिगत जनगणना की जब बात करते हैं तो 1947 में जातिगत जनगणना बंद हुई ना, उसके पहले तो अंग्रेज करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जातिवादी थे, सांप्रदायिक थे, इंदिरा गांधी जातिवादी थी, सांप्रदायिक थी, राजीव गांधी जातिवादी थे, सांप्रदायिक थे। तो राहुल गांधी को नेहरू जी के कुकर्मों के लिए, इंदिरा जी के कुकर्मों के लिए, राजीव गांधी के कुकर्मों के लिए और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में चली यूपीए सरकार की कुकर्मों के लिए तत्काल नाक रगड़कर माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है आप इतिहास याद कराएंगे, लेकिन राहुल गांधी तो जनता को सीधी बात बता रहे हैं ना कि भैया ये सरकार जनगणना नहीं करा रही आपकी, देश को ये पता ही नहीं चलेगा, सरकार ये जानती नहीं है, झूठे और मक्कार है सरकार ये वो तो सीधे कह रहे हैं कि कोई तरीका ही नहीं है सरकार को ये जानने का कि कौन कितनी तादाद में है, तो कैसे योजनाओं का बंटवारा किया जाए, कैसे सरकार जो है आपके लिए कोई नीतियां लेकर के आए। क्यों नहीं अब तक बनाया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हम पिछड़ों के साथ खड़े हैं, तो राहुल गांधी माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी पिछड़ों के साथ खड़े हैं। भाई, अंग्रेज जो हैं जातिगत जनगणना कराते थे, नेहरू ने क्यों नहीं कराई, राजीव ने क्यों नहीं कराई, इंदिरा जी ने क्यों नहीं कराई, और सोनिया ने कराने के बाद आंकड़े क्यों छिपा लिए, वही तो पूछ रहा हूं मैं कारण। अबे दुबे जी बता दें। अबे जी, देखिए, मेरे परिवार के संस्कार नहीं कि मैं मोदी को मक्कार, लंपट, झूठा ऐसे शब्द प्रयोग करूं जो ये हमारे नेताओं के लिए करते हैं। ना मैं अमित शाह जी को लंपट, मक्कार ही कहूंगा, क्या कहूं मैं। आप तो मोदी जी को रोज गालियां देती है कांग्रेस। प्रेम जी, इसमें बहुत समय जाता है, कांग्रेस मोदी जी को गालियां देने के कारण ही कुख्यात आप बोल ले दीजिए। राहुल गांधी ने उनकी जाति का पूरी ओबीसी समाज को गाली दी, इसी अपराध में जो है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूँ, इसमें बहुत समय व्यर्थ हो जाता है, प्लीज बोलने दीजिए, सुन लीजिए। अब देखिए, अक्ल पर पर्दा कैसे पड़ा ये देखिए। लोकसभा में जवाब दिया मोदी सरकार ने कि जो 2011 में नोटिफिकेशन दिया हुआ था जातिगत जनगणना का, उसका कंप्लीशन हुआ है 2016 में, जिसकी हार्ड डिस्क इन लोगों ने सौंप दी एक
कमेटी बनाई इन्होंने नीति आयोग की अध्यक्षता में, अरविंद पनागरिया की अध्यक्षता में, और कहा कि साहब 2016 में वो कंप्लीट हुई, उसकी हार्ड डिस्क हमने उस कमेटी को सौंप दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने। उसमें बताया, उसमें खुलासा हुआ 2021 में कि जो कमेटी 2016 में बनाई थी, न उसका कोई सदस्य बनाया, न उसकी एक भी मीटिंग कराई, और उसमें साफ कह दिया कि आने वाले समय में हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। एक बात बता दूं, दूसरी जो आप कह रहे थे, कर्नाटका में लिंगायत समाज ने बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को दिलाई, और ये कहकर दिलाई, ये बॉम्बे कर्नाटका के हिस्से में बहुलता है उनकी, और ये कहकर दिलाई कि भीषणतम भ्रष्टाचार है मोदी जी 40% का। वो कलिंगा समाज ने वोट दिया, दलित समाज ने वोट दिया, माइनॉरिटी ने वोट दिया, सभी समाजों ने वोट दिया। ये जो बात कर रहे थे, इनका दोहरा चरित्र देखिए। राहुल गांधी जी ने जो बात कही, हजारों वर्षों की दलितों की दास्तां, जो 80-90 के दशक तक भी क्रूरता समाज में होती थी, किसी हद तक वो सामाजिक योगदान, जो कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का था, उससे हम लोग समरसता का भाव पैदा कर पाए। आज जब प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में कहें रमजान, कब्रिस्तान, शमशान, दिवाली, तब ये वैमनस्य की आग लगाते हैं, उसको राहुल गांधी जी ने रेखांकित किया है। अब मैं बताना चाहता हूं दोहरा चरित्र और मुखौटा इनका। आज किस प्रकार निर्लज्जता से भारतीय जनता पार्टी खलिस्तानी समर्थकों के साथ, राहुल गांधी जी को जो आपके इसके पहले के शो में भी सुजाता ने बात सुनिए, वो मैं इसलिए रखना चाहता हूं, कश्मीर चले जाइए, राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाते हैं, दुर्दांत आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक को टिकट देते हैं, पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल काट कर आया, वो अजहर मसूद का शिष्य रहा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, ये जानते हुए उसको टिकट देते हैं। तारिक अहमद जो आतंकवादी, उसको विधानसभा का टिकट देते हैं। तालिब हुसैन अमित शाह साहब का मंच साझा करता है, गांव वाले पकड़ते हैं कि पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता है। तो इन निर्लज्जों को राष्ट्रवाद का मुखौटा। चलिए, अभी तक जितनी बात हुई है जरा उस पर आगे चर्चा कर लेते हैं। अभय जी, आपने भी कर्नाटक का उदाहरण दिया ना, बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया, आपको तमाम समाजों का समर्थन मिला। मैं भी तो वही बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे कहे, आज अमेरिका में उठाए, कर्नाटक के चुनाव में कहे, हर्षवर्धन जी भाई हमें माइनॉरिटी का साथ चाहिए, हम माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं, पिछड़ा वर्ग हमारा साथ दे, दलित हमारा साथ दे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो इन वर्गों की पार्टी बनकर और खुले तौर पर इनकी पार्टी बनकर दिखाई दे, और पार्टी के नेता राहुल गांधी। नहीं, निश्चित तौर पर कर्नाटक के बाद और ये स्पष्ट हुआ है। लेकिन एक तो मैं रहमानी साहब को बताऊं कि मैं भाजपा से नहीं कि उनकी बात का जवाब जरूर देता, लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही कि देखिए, जो राहुल जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया, क्या रहमानी जी को आज तक किसी ने रोका? और क्या अगर मुसलमानों की आस्था पर कोई सवाल हुआ तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र में आपको मुश्किल दिखती है ना? जेल में कितने हैं, यहाँ कितने बैठे, ये भी बता दीजिए ना। मैं जेल में बैठे हुए लोगों के नाम भी बता रहे हैं, बताओ जो बेकसूर जेलों में है। क्या आपको उसके बावजूद मुसलमान वोट क्यों नहीं देता है? राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या आपको बोलने नहीं दिया जाता है? क्या आपको दबाया जाता है? हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट के माइक बंद कर देते हैं, आप सदन में एक शब्द बोलने नहीं देते हैं, न बेरोजगारी पर, न महंगाई पर, न पेगासिस पर, किसी विषय पर बात करने दी जाती। राहुल ने जो कहा उसका सीधा सवाल मैं तस्लीम रहमानी जी से पूछ रहा हूं, उनको जवाब देने दीजिए, वो अपना जवाब दे। आप वो आपकी बात मान रहे हैं, सीधा बोल रहा हूं, सीधा है बिल्कुल। इस बात पे कोई दो राय नहीं हर्षवर्धन जी। आज राहुल गांधी जी ने सैन फ्रांसिस्को में जो कहा, उसका व्यापक जो परिप्रेक्ष्य है उसको भी आप देखिए, और सारा देश आप भी समझ रहे होंगे, पूरा देश भी समझ रहा है। उन्होंने कहा पॉलिटिक्स टूल्स का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा, और वो पूरी दिया जा रहा। और इसके अलावा देखिए हर्षवर्धन जी, हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आपने मुसलमानों को तो सामने रखा हुआ है, आप तो लड़ रहे हैं असल में सनातनियों से, आप तो लड़ रहे हैं हिंदुओं से, आप तो लड़ रहे हैं दलितों से, आप तो लड़ रहे हैं ओबीसी से, आप तो लड़ रहे हैं ट्राइबल्स के साथ में। ये आपका चरित्र है। और पूरे 10 साल में मुझे बताइए, आपको मोदी जी 21 साल 14 साल के करीब वहां पर चीफ मिनिस्टर रहे, 2 साल यहाँ आपको हो गए, आज भी आपको ब्रांडिंग की जरूरत आखिर क्यों पेश आ रही है? क्यों पेश आ रही है आपको ब्रांडिंग की जरूरत? अच्छा रहमानी साहब, जरा जवाब तो सुन ले उनका। ठीक, आपका उत्तर आ गया सर। आप ऑस्ट्रेलिया में भी मोदी जी की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, आप दिल्ली में भी मोदी जी की ब्रांडिंग
क्या जरूरत है? इतने बड़े व्यापक अगर नेता हैं मोदी जी कि आप उनके खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री पे क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो किस पे होगा? अच्छा चलिए, अब जवाब तो ले लीजिए ना रहमानी जी। क्रिटिसिज्म तो ठीक सुनना है। पड़ेगा आपको। जी ठीक है, जी बोलिए हर्षवर्धन जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सौरभ जी, जो राहुल गांधी ने कहा, बिल्कुल सरकार का, नरेंद्र मोदी का खूब जमकर जितनी आलोचना कर सकते हैं वो करें, नीतियों की खूब जमकर आलोचना करें, लेकिन जब वो कहते हैं कि देश में मुसलमानों पर सीधा हमला हो रहा है तो दरअसल वो झूठ फैलाते हैं। क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद से बेहतर मुसलमानों का जीवन नहीं हुआ है? दलितों की स्थिति पिछले 9 सालों में बेहतर नहीं हुई है? जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको सबसे ज्यादा नहीं मिले हैं? क्या सरकार की सारी योजनाएं किसी के साथ भेदभाव करती हैं? नहीं। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ठीक है हर्षवर्धन जी एक मिनट देखिए, राहुल गांधी, आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा कि सवाल के जवाब में कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं या वो टारगेट पर हैं, सीधे निशाने पर हैं, उसकी आलोचना हो रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? उन्होंने राहुल गांधी को इस बात के लिए उनकी आलोचना की कि एक मुसलमान ने सीधे सीधे भारत में रहने वाले मुसलमानों के हालात पर एक सवाल पूछा था राहुल गांधी से। वो दलितों से उसकी तुलना क्यों करने लग गए? राहुल गांधी खुलकर क्यों नहीं बोले? वो तो ये कह रहे हैं कि अभी भी खुलकर नहीं बोले राहुल गांधी। अभय जी, मैं आता हूं प्रेम जी इनकी बात। देखिए, जो हर्षवर्धन जी का एक 10 सेकंड में जवाब देता हूं। हर्षवर्धन जी, आप जो कह रहे हैं जानते हैं, जब ये लॉकडाउन लगाया था प्रधानमंत्री जी ने, उसके 8 दिन पहले का रिकॉर्ड उठाकर देखिए। विश्व के सबसे महंगे चार्टर से सुपर रिच लोगों के बच्चों को 8 दिन तक हिंदुस्तान में लाया गया, लेकिन दलित समाज के अधिसंख्य मजदूर भाई दर-बदर की ठोकर खाने के लिए मजदूर हुए। जिन 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीने, जो 84% लोगों की आमदनी हुई, उसमें समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं। ठीक है भाई जी। और 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए उस महामारी की विभीषिका में कमाए। यही अंतर को रेखांकित राहुल गांधी जी ने किया है कि सरकार चल रही है सुपर रिच के लिए, और जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, आप बार बार माइनॉरिटी की बात करते हैं। कितना द्रवित और दुखी कर देने वाला किस्सा था कि गुजरात चुनाव के पहले बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला डालकर, मानवीयता है कि नहीं है बताइए? जिसकी बच्ची के साथ, छोटी सी मासूम बच्ची के साथ आघात किया गया हो, उनको माला पहनाई जा रही है। अरे हम इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग हैं। दिल्ली में जो हत्या हुई, एक सवाल नहीं पूछते अमित शाह साहब से, कहते हैं कि मुसलमान लड़के ने मारे, तो जिम्मेदार कौन है उसका? पूछिए ना, कहां है हमारे देश के गृह मंत्री जिनके अधीन शासन व्यवस्था है? सिर्फ ये सवाल करते हैं तो आप बंटवारे के लिए मत कीजिए, जिम्मेदारों से प्रश्न पूछिए। कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है तो पूछिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो इसमें आलोचना नहीं समालोचना है, राहुल गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए बात कही, उसको समालोचना की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, हमारा हक है हर जायज सवाल उनसे पूछेंगे, और देश के भले के लिए हमको प्रतिपक्षी दल होने के नाते देश के नागरिकों ने ये जिम्मेदारी दी। हम अपमान स्वरूप ये बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि रास्ते पर आए सरकार। 10 बार राहुल गांधी, जिसके लिए भी गलत होगा राहुल गांधी उठेंगे और बोलेंगे, पूछेंगे सवाल, आज जैसे उन्होंने किया सैन फ्रांसिस्को में। प्रेम जी, देखिए, नरसंहारों को अंजाम देने वाले, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, 10,000 ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ और इतने नृशंस नेहरू थे, एक FIR नहीं हुआ। 1984 में 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले HKL भगत को मंत्री बनाने वाले को मैं नर पिशाच कहूं तो ये भी छोटा शब्द होगा। अभय जी सुने प्लीज, अभय जी सुन ले। नर पिशाच नहीं कह रहे हैं, नर पिशाच को भी नर पिशाच न कहने का हमारा जो है शिष्टाचार है, लेकिन ये जो है दुष्टाचार पर आमादा है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने किया है। आप जगदीश टाइटर को मंत्री बना देते हैं, सज्जन कुमार को सांसद बना देते हैं, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना देते हैं, और आपकी बेशर्मी की हद है कि आज भी सिखों के नरसंहार पर आपको जरा सा भी शर्म नहीं आती है। 10,000 सिखों की मां, बहनों, बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनको गले में टायर डालकर उनको जला दिया गया, और ये जलवा रहे थे राजीव गांधी के नेतृत्व में। ये सारा कुकर्म हो रहा था। नहीं देखिए, आज राहुल गांधी की सभा में कुछ खालिस्तानी घुसा है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला, आज राहुल गांधी की सभा में कुछ खालिस्तानी घुसा है। बताइए ना, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं इसमें से क्या गलत बता रहा हूँ? 10,000 ब्राह्मणों की हत्या के बाद एक FIR ना होना, 10,000 सिखों का नरसंहार कर देना। अच्छा एक मिनट तस्लीम जी, मुरादाबाद, कानपुर, भागलपुर में जो है मुसलमानों को मार कर, उनको गाड़ कर उसको बैंगन की खेती कर दी गई। अच्छा ठीक है, एक एक करके रहमानी साहब प्लीज,
पास समय बहुत कम रह गया है। आज प्रेम जी, वो जो खालिस्तानी आज घुस आए थे राहुल गांधी की सभा में, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स क्या कह रहे हैं कि देखिए राहुल उस समय भी नारे लग रहे थे उनके खिलाफ, और राहुल गांधी ने क्या कहा, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, बस इतना ही कहा उनसे। तो वहां भी वो भारत जोड़ने का संदेश देकर आए। तो भारत को तोड़ने का कुकृत्य तो नेहरू नहीं किया है, भारत को तोड़ने का कुकृत्य तो कांग्रेस नहीं किया है। कांग्रेस ने ही उस भारत को तोड़ने का जो एग्रीमेंट था सत्ता के लोलुपता में नेहरू ने सिग्नेचर किया था। ये सत्य है ना। और सिखों को इस देश में स्वयं दर्जे का नागरिक तो राजीव गांधी ने बनाया। अच्छा चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए, ये तो आरोप खत्म कभी नहीं होंगे। स्वयं दर्जे का नागरिक हर्षवर्धन जी अभी हाल में, सर सुनिएगा कांग्रेसियों ने किया ना भाई। सिर्फ एक 10 सेकंड दीजिए। अब जी 10 सेकंड को 10 सेकंड ही मानिएगा, बोलिए। बिल्कुल 10 सेकंड मानूंगा। देखिए, नो कमीशन और आयोग बने। कमलनाथ जी के लिए झूठ ये परोस रहा है कि मध्य प्रदेश में अब अगले मुख्यमंत्री वो होने वाले हैं। जो रंगनाथ कमीशन, संजय सूरी को कोट कर रहा हूं मैं, क्या झूठ में रंगनाथ मिश्रा को आपने सांसद बनाया, कितना आप करेंगे भाई पाप। चलिए अच्छा ठीक है, की सूची बहुत अच्छा ठीक है सर, चले जो हमने आज जिस सवाल से कुरुक्षेत्र की शुरुआत की थी कि राहुल गांधी और राहुल गांधी धीरे धीरे उस वहां पहुंचते जा रहे हैं जहां जो उनको मानने वाले हैं, जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, देश में जो उनको वोट नहीं करते हैं, उनकी पहली पसंद राहुल गांधी बन जाए। अभी हाल में एक सर्वे आया CSDS लोक नीति का, देखा होगा हर्षवर्धन जी आपने भी, उसमें यह पाया गया कि नरेंद्र मोदी की स्टैंडिंग जहां थी 2019 में आज भी वही है, उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। राहुल गांधी की स्टैंडिंग थोड़ी बढ़ी जरूर है, लेकिन गैप अभी भी उनमें और नरेंद्र मोदी में दिखाया जा रहा है। तो जो मेरा पहला सवाल था, क्या यह बाइपोलर कॉन्टेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, निश्चित तौर पर सौरभ जी, और मैं ये स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि जितनी बातें राहुल गांधी पिछले कुछ समय से कर रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि अगर एक बार पूरे देश में मुस्लिम मतों की पहली प्राथमिकता वो बन जाए, जो आज के भी सवाल जवाब थे वो बहुत टारगेटेड थे, जिस दिन वो बन जाएंगे तो जो आज बात हो रही कि विपक्ष का गठजोड़ कौन होगा, उसका नेता कौन होगा, राहुल गांधी को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसमें लीड दे रहे हैं और निश्चित तौर पर वो सेकुलर वोटों के, मुस्लिम वोटों की पहली प्राथमिकता के पसंद के तौर पर दिख रहे हैं। बड़ा स्पष्ट आपने कहा। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तस्लीम रमानी साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।